क्या लिखूं जो पाठ है, तीसरा पाठ है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है। मैं इसको पढ़ रहा हूं, ये देख लीजिए। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डनर का कहना है, क्या कहना है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। यानी हमारी मानसिक स्थिति ठीक है तभी लिखने बैठेंगे, वरना नहीं। उस समय में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है और मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेश या आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। यानी यदि कोई किसी चीज़ पर लिखना चाह रहे हैं तो हमारी मानसिक स्थिति ठीक होगी, हमारे हृदय में उमंग होगी, हमारी मानसिक स्थिति ठीक होगी, तब हम जरूर लिखेंगे। उस समय विषय की चिंता नहीं होती, कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर देते हैं, हमारे हृदय में जो आता है लिख देते हैं। हेड टांगने का कोई ऊटी काम दे सकती है, जैसे हम अपना हेड है, टोप है, उसको टांगना तो कहीं भी दे सकते। उसी तरह से अपने मनोभावों को, मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है टोप, टोपी और खूंटी। यानी हम अपना टोप या अपना टोपी, हेड यदि कहीं टांगेंगे, ना हेड है ना टोपी, तो कहाँ टांगेंगे। यदि हमारे पास दोनों चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं टांग देंगे। यदि हमारे मन में कोई विचार है तो विषय मिल ही जाएगा, तो लिख ही देंगे। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उठें। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना। आज मुझे नम्रता और अम्यता के आदर्श निबंध लिखना पड़ेगा। नम्रता का आदेश है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस विषय पर लिखूं। अम्यता का आग्रह कि समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों का निबंध रचना का रहस्य समझना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, ये कोई संदेह नहीं, पर क्या इतने सुहावने होते कि 5 पेज लिखे जा सकें। इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े से बड़े विद्वानों ने विरोध किया, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिखूं। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्य की सम्मति जाना, यानी उनका विचार जान लूँ कैसे लिखा जाता है। पहले तो ये समझ लूँ कि आदर्श निबंध है क्या, अच्छा निबंध है क्या, कि कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूँगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं पढ़ी, देखी, यानी निबंध लिखने वालों की रचना देखी, तभी तो आप पता लगेगा निबंध है क्या। एक विद्वान का कहना है कि छोटा निबंध होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। यानी छोटे निबंध होगा तो आसानी समझ लोगे, बड़ा क्या समझ पाओगे, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनती। बड़ी ज़्यादा लिखोगे तो सुंदरता कैसे बनेगी, लेकिन कम लिखेंगे तो सुंदरता अवश्य हो जाएगी। इस कथन को मानने से मेरा लाभ है कि मुझे छोटा ही निबंध लिखना पड़ा, बड़ा नहीं, पर लिखूँ कैसे। निबंध शास्त्र के आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध 2 अंक के 2 प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। यानी हमारे पास लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, लिखेंगे क्या बस, और लिखने के लिए कुछ है तो किस भाषा में, शैली में लिखें, इसलिए दोनों चीज़ें जरूरी हैं। पहले तो मुझे सामग्री एकत्रित करनी पड़ेगी, यानी मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, किस विषय पर लिखना चाह रहा हूँ, उस पर क्या लिखना चाह रहा हूँ, ये इकट्ठी करनी होगी। विचार समूह संचित करना होगा, उसके लिए मुझे मनन करना चाहिए, यानी पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ये तो सच है कि जिसने जिस विषय का अध्ययन अच्छा किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय, यानी जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, कोई अच्छी बात तो है ही, उस विषय में ज़्यादा विचार आते हैं। पर कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि ये बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पढ़ लेता, पर अब समय नहीं है। मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटों में निबंध लिख कर देना है। या तो विश्वकोश है, या ना तो कोई विश्वकोश है और ना कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो। अब तो मुझे केवल अपने ही ज्ञान पर विश्वास करना होगा। विद्वानों का कहना है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। निबंध आप लिखने जा रहे हैं, तो आपकी रूपरेखा नहीं होगी तो निबंध नहीं लिख पाएंगे, इसलिए रूपरेखा जरूरी है। इसलिए सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी होगी।
मैं सोच भी नहीं सकता कि इस विषय में कैसी रूपरेखा होगी। निबंध लिख देने के बाद उसका सारांश कुछ भी अपने वाक्यों में भले ही लिख दूँ, पर निबंध लिखने से पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए, ये हिंदी के विद्वान लेखक पहले से अपने अपने निबंधों की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। A.G. गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में सबसे अधिक कठिनाई होती थी। उन्होंने लिखा कि लेख तो लिख लेता हूँ, लेकिन शीर्षक यानी उसका पाठ का नाम देने में मुझे वजन लगता है, मैं उसको अपना मित्र पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने भी लिखा कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण होती है। तभी तो घबरा कर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो ये रूपरेखा तैयार ना होगी। अब मुझे शैली की चिंता करनी है। आचार्य महोदय का कहने भाषा प्रभाव होना चाहिए, इसके लिए छोटे छोटे वाक्य होना चाहिए, एक दूसरे संबंध होने चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक है कि छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं मास्टर हूँ, कहीं नमता रमता ये समझ ना बैठे कि ये निबंध मेरी अकल वालों के लिए, मैं मोटी अकल वालों के लिख रहा हूँ। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो जाएं। बाण भट्ट ने तो कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में कुछ अस्पृश्यता भी चाहिए, क्योंकि अस्पृश्यता या दुर्बलता गंभीरता ला देती है। इसलिए संस्कृत में प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियाँ डाल दी जो आज तक उसे सुलझा ना सके, और सेनापति ने वह कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दी। तभी तो अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया है। तब क्या किया जाए? अंग्रेजी के निबंधकारों ने दूसरी पद्धति को अपनाया। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे न सिद्ध हों, अंग्रेज साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता ये है क्या कि मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कविता की कल्पना रहती है, न आख्या के लेखक की सुदृष्टि, और न विद्वानों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उसमें लेखक की कच्ची अनुभूति रहती है, उसमें कच्चे सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा होती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं, अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। मुझे अमीर खुसरो की कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे कुएं के पास पहुँचे। वहाँ पर 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पहले उनमें से खीर पर कविता सुनाने की इच्छा की, दूसरे चरखे पर, तीसरे ने कुत्ते पर, चौथी ने ढोल पर। अमीर खुसरो चूँकि प्रतिभावान थे, उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छा पूर्ति कर दी और कहा कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, और आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। यानी चारों की वो हो गई। मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने में मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। एक ही ढेले से 2 चिड़ियाँ मार दूंगा। दूर के ढोल सुहावने होते क्योंकि उनका रास्ता दूर तक नहीं पहुँचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते हैं, तब दूर किसी नदी के किनारे पर संध्या के समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जासी नववधु की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधु के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव का रोध और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कठिन प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए भी अत्यंत मधुर बन जाती है। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनोरम प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट गए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान में दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं।
तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं, वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। मनुष्य जाति में इतिहास में कोई काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता नहीं हो, तभी तो आज तक कितने सुधारक हो गए, पर सुधारों का अंत कब हुआ। भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर गाँव गाँव होता है। ये सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं, नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत हो न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए और उन सुधारों को फिर नव सुधार किया जाता है, तभी तो जीवन प्रगतिशील माना जाता है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। इसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय बाद उनका ये साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। आज जो तरुण हैं वे वृद्ध होकर अतीत के गौरव को स्वप्न देखेंगे, उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेंगे। दोनों के स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल स्वभावने होते हैं। ये आपका पाठ मैंने पढ़ा दिया। इस पाठ को आप दोबारा से सुने, पढ़ें, देखें और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखें। ये पैराग्राफ है अंग्रेजी के प्रसिद्ध भर ही देते हैं विषय नहीं तक। पहला प्रश्न है इसका, गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम। पाठ व लेखक का नाम, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, ए.जी. गार्डनर कौन थे? ए.जी. गार्डनर कौन थे? ए.जी. गार्डनर कौन थे? और तीसरा प्रश्न है, विषय की चिंता लेखक को कौन रहती? विषय की चिंता लेखक को कब नहीं रहती? चौथा प्रश्न है कि असली वस्तु है या फूटी? असली वस्तु है या फूटी? ये चार प्रश्न उत्तर आपको इस पैराग्राफ से पढ़कर छाप कर लिखने हैं। ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इन चारों प्रश्न के उत्तर आप लिखेंगे।